भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी। 26 नवंबर दिनांक 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। इस घटना में 200 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए और सेना के कई कमांडो भी शहीद हो गए। उस दिन के आतंकी खौफ को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है यह कहानी 26 नवंबर। आधी रात का समय, होटल में गूंजती हुई बंदूकों की फायरिंग की आवाज़ें और बम के धमाके। अपने पति ब्रूस के साथ होटल के एक अंधेरे कमरे में दुबकी पड़ी वह, चारों तरफ छाया हुआ भय, आतंक व खौफ। अचानक डोर पर जोरदार दस्तक व फिर एक तेज धमाका। कमरे में आग की लपटें व धुआं, टूटे हुए दरवाजे में प्रवेश करता हुआ एक आतंकी, हाथों में बंदूक व चेहरे पर छाई हुई क्रूरता, हैवानियत। ब्रूस के साथ बेड के पीछे छिपी वह, नज़दीक आती हुई मौत की पदचाप। अचानक तड़प तड़ाती फायरिंग की आवाज़ें, डर के मारे बंद हुई उसकी आंखें और तभी कमरे में फैला हुआ प्रकाश। सामने खड़ा भारतीय सेना का कमांडो और नीचे फर्श पर ढेर पड़ा आतंकी। अचानक से उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसे सब कुछ याद आ गया। उसने फिर वही स्वप्न देखा था। वह एक स्वप्न नहीं, उसके जीवन की सबसे बड़ा खौफनाक हादसा था जिससे अभी कुछ घंटे पहले ही उसका सामना हुआ था। ब्रूस के साथ वह भारत घूमने आई थी। 26 नवंबर को सुबह उन्होंने मुंबई में कदम रखा था। इंडिया की ज़मीन पर कदम रखते ही वह रोमांचित हो उठी थी। एयरपोर्ट से निकलकर उनकी टैक्सी होटल की तरफ निकल पड़ी थी। मुंबई को वो बड़े कौतूहल व जिज्ञासा पूर्वक देख रही थी। कुछ समय बाद उनकी टैक्सी ताज होटल के सामने आ खड़ी हुई थी। समंदर के किनारे खड़ी हुई होटल की आलीशान इमारत, सामने खड़ा हुआ गेटवे ऑफ इंडिया और दूर दूर तक फैले हुए समंदर में तैरते हुए जहाज व नावें। यह दृश्य देखकर ही उसका मन अति प्रफुल्लित हो उठा था। जब वह स्कूल में पढ़ती थी तब से ही उसके मन में इंडिया के लिए आकर्षण पैदा हो गया था। भारत की सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह जानने समझने के लिए ही उसने हिंदी लिखना पढ़ना सीखा था। कॉलेज में जाने के बाद हिस्ट्री व ज्योग्राफी में उसने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था और पढ़ा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, भारत में राजाओं के राज्य व उनके बड़े बड़े पैलेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, कई धर्म और कई जातियों और संस्कृतियों का एक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर, अजंता, एलोरा व खजुराहो की जीवंतता व सुंदर कलाकृतियाँ, वाराणसी में बहने वाली गंगा नदी का पवित्र जल और भारत के महान लेखक प्रेमचंद का लम्ही गांव। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे महान नेता, और इन सबसे अलग फादर ऑफ नॉन वायलेंस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दुबले पतले बदन का लकड़ी के सहारे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति। महात्मा गांधी के चित्र को देखकर उसका मन अभिभूत हो उठा और अहिंसा व शांति के उस महान संत के प्रति दिल में श्रद्धा उमड़ पड़ी। जीवन में कम से कम एक बार महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहती थी। इंडिया को देखने की उसके मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि ब्रूस से उसने इसी शर्त पर शादी की थी। ब्रूस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री पास कर चुका था। बोस्टन सिटी के एक उपनगर करीना में अपना डेंटल क्लिनिक लगाया था। ब्रूस से उसका परिचय तब शुरू हुआ था जब उसके दांत में कीड़ा लग गया था। वह तेज़ दर्द करने लगा था और वह अपना इलाज कराने के लिए उसके क्लिनिक पर पहुंची थी। डेंटल चेयर पर लैंप की रोशनी में उसके दांतों को देखकर डॉक्टर ब्रूस बोला था, वाह, तुम्हारे दांत मोतियों की तरह सुंदर है पैट्री, मैं इन्हें खराब नहीं होने दूंगा। लगातार 3 महीने तक ब्रूस ने उसके दांतों का ट्रीटमेंट किया था। वह सप्ताह में एक बार उसे अपने क्लिनिक में बुलाता था। सारे पेशेंट्स को जल्दी जल्दी निपटाकर वह इत्मीनान से उसके दांत का ऑपरेशन करता था। वह ब्रूस की मेहनत व कुशलता का ही परिणाम था कि 3 महीने बाद उसका वह सड़ा हुआ दांत
अन्य दांतों की तरह मोतियों सा चमकने लगा था। ब्रूस के काम व उसके शांत स्वभाव ने उसे आकृष्ट कर लिया था। वह टीचर की नौकरी करती थी। स्कूल में अमेरिकन बच्चों को वह हिंदी लिखना पढ़ना सिखाती थी। वह उन्हें भारतीय सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा देती थी। जब स्कूल से लौटते समय वह ब्रूस के क्लिनिक पर अवश्य रुकती थी। ब्रूस से बातें करना उसे अच्छा लगने लगा था। उसी वर्ष क्रिसमस के महीने में सेंट मैरी चर्च में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद उसके मन में भारत भ्रमण की इच्छा और अधिक हो गई थी। ब्रूस को बार बार वह अपने मन की इच्छा बताती रहती थी। ब्रूस उसके होठ को चूम लेता था और स्नेहपूर्वक उसे दिलासा देता था, तुम्हारी शर्त मुझे याद है डार्लिंग, मैं डॉलर इकट्ठे कर रहा हूँ। ब्रूस के इन शब्दों को सुनकर वह प्रसन्न हो उठती थी। एक रात ब्रूस क्लिनिक से प्रसन्न होकर लौटा था। घर में कदम रखते ही उसने यह घोषणा कर दी थी कि नवंबर के महीने में हम इंडिया चल रहे हैं। आज उसका सपना साकार हो गया था। ब्रूस के साथ वह ताजमहल होटल के 3rd फ्लोर के उस कमरे में थी जिसकी खिड़की समंदर की ओर खुलती थी। दिन भर उन्होंने मुंबई की सैर की थी। टायर्ड होकर शाम को दोनों होटल में लौट आए थे। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में खाने पीने से निपट कर अपने रूम में आ गए थे। रात के 9 बज गए थे। बेड पर पड़ते ही थके हारे ब्रूस को नींद आ गई थी। वह भी बहुत थक गई थी, परंतु उसकी सोने की इच्छा नहीं हुई थी। वह उस इंडिया को देखने आई थी जिसकी महान छवि बचपन से ही उसके जहन में बैठी हुई थी। उसके पास 2 वीक का सीमित समय था जिसके एक एक क्षण का वह पूर्ण उपयोग कर लेना चाहती थी। वह खिड़की के नज़दीक आ बैठी थी और रात में दूर दूर तक चमकते हुए शहर की अनुपम छटा को निहारने लगी थी। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि उसे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर फायरिंग व धमाके की आवाज़ें सुनाई दी तो वह चौंक पड़ी थी। कान लगाकर वह वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी थी। मैडम, होटल के अंदर टेररिस्ट घुस आए हैं, बी केयरफुल। डोर अंदर से लॉक कर लीजिए, रूम की लाइटें बंद कर लीजिएगा। मैनेजर का घबराया हुआ स्वर उसके कानों में टकराया तो वह भयभीत हो उठी थी। दूसरे ही क्षण वह संभली थी। दौड़कर उसने डोर अंदर से बंद कर लिया था, लाइटें ऑफ कर दी थी, फिर गहरी नींद में सोए हुए ब्रूस को जगाया था। यह बुरी खबर सुनकर ब्रूस भी घबरा गया था। तुरंत उसने टीवी ऑन कर दिया था जिस पर मुंबई पर आतंकी हमले की न्यूज आ रही थी। उसने ब्रूस को हिम्मत बढ़ाई थी। टीवी को बंद करके दोनों बेड पर दुपक गए थे और मनी मन जीसस को याद करने लगे थे। भय व आतंक के साये में नींद आंखों से दूर भाग गई थी। रात भर इसी अवस्था में पड़े हुए निकल गई थी। सुबह का प्रकाश जब कमरे में फैला तो भयभीत मन को थोड़ी राहत महसूस हुई। डरते डरते वह टॉयलेट से निपटे, ब्रश किया और नाश्ते में कुछ बिस्कुट व ब्रेड खाए। दिल निकलते ही फायरिंग व धमाके की आवाज़ें और तेज हो गई जो अब और अधिक सुनाई पड़ने लगी थी। होटल में क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। टीवी व टेलीफोन डेड हो गए थे और उनके मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। खतरे को अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस करके वह कांपने लगे थे। कुछ घंटों के बाद उनके कमरे में रात का अंधेरा फिर घिर आया था। खाने के बिस्कुट व पीने का पानी भी खत्म हो गया था। लगता था एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाने के शब्द भी उनके पास नहीं बचे थे। एक डरावनी खामोशी ने उनको होठों को मजबूती से जकड़ लिया था। ब्रूस की भूरी आंखों में तैरता हुआ भय उसे भी भयभीत कर रहा था। वह उसके इतने नज़दीक सरक आई थी कि ब्रूस की तेज गति से चलने वाली धड़कनें उसे स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। रात गहराने के साथ उनके कमरे के आसपास फायरिंग व धमाकों की तेज आवाज़ें आने लगी थी। हर क्षण उन्हें मौत की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। अचानक उनके रूम के डोर पर जोरदार दस्तक हुई। डर के मारे दोनों उछलकर बेड के पीछे जा छिपे थे। कुछ क्षणों के बाद ही एक तेज धमाका हुआ था और लकड़ी का दरवाज़ा टूटकर बिखर गया था। कमरे में आग का धुआं फैल गया था।
दरवाजे पर हाथ में बंदूक ताने एक खुकार आतंकी दिखाई दिया था। मौत को सामने खड़ी हुई देखकर ब्रूस के साथ उसकी भी आंखें बंद हो गई थी। दूसरे क्षण फायरिंग की आवाज़ें उनके कानों में गूंज पड़ी थी। कुछ क्षणों के बाद कमरे में प्रकाश फैल गया था। डरते हुए उसने आंखें खोली तो सामने भारतीय सेना का एक कमांडो खड़ा हुआ नजर आया था। ब्लैक यूनिफॉर्म, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक कैप, हाथों में बंदूक और गोरे चेहरे पर बंधा हुआ काला कपड़ा। नीचे फर्श पर वह आतंकी ढेर पड़ा था। अपने चेहरे पर का काला कपड़ा हटाकर कमांडो दृढ़तापूर्वक बोला था, नाउ यू आर सेफ मैडम, प्लीज कम विद मी। उस खौफनाक हादसे को गुजरे हुए कई घंटे बीत चुके हैं। उन्हें वहां से दूसरे होटल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, परंतु वह बुरी घटना अभी तक उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। होटल से बस निकलने के बाद भी वह दोनों बहुत डरे व सहमे हुए थे। ट्रैवल एजेंट उन्हें ढाढ़स बंधा रहा था, परंतु वह अपनी भारत यात्रा कैंसिल करके वापस अमेरिका लौट जाना चाहते हैं। उनका विश्वास डगमगाने लगा है। स्वयं को वह यहाँ सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस हादसे में 200 लोगों की मौत हो गई है। इंडिया को देखने का आकर्षण अभी भी उसके मन में बना हुआ है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में वह भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस विषय पर देर रात तक वह ब्रूस के साथ डिस्कस करती रही थी। टीवी पर लगातार वही न्यूज आ रही थी। आज सुबह नरीमन हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे थे। दिन भर वहां आतंकियों के विरुद्ध तेज कार्रवाई चलती रही थी। फायरिंग व हैंड ग्रेनेडों के विस्फोट टीवी पर गूंज रहे थे। रात होने तक कमांडो अपने ऑपरेशन में सफल हो गए थे। इस कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। सेना का एक कमांडो भी घायल हो गया था। नरीमन हाउस पर सेना का कब्जा हो गया था। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। ऑपरेशन ताज अभी भी चल रहा था, जिसके शीघ्र पूरा होने की उम्मीद थी। यह न्यूज़ सुनकर उसके मन में भी प्रसन्नता भर गई थी, परंतु उसके आगे की यात्रा के बारे में कुछ निश्चित नहीं कर पाए थे। टीवी देखते देखते उन्हें नींद ने आ घेरा था। पक्षियों की चहचहाट ने उन्हें चौंका दिया था। उठकर उसने विंडो का पर्दा खींचा। दूधिया प्रकाश कमरे में फैल गया। खिड़की के नज़दीक खड़ी होकर वह बाहर देखने लगी। दूर दूर तक खड़ी हुई इमारतों के ऊपर सुबह धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगी थी। वाहनों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। पटरियों पर लोकल ट्रेनें चलने लगी थी। होटल के सामने रोड पर लोगों की भीड़ नज़र आने लगी थी। चाय, पान, बीड़ी, इडली, डोसा, पाव भाजी, छोले भटूरे, पूरी की छोटी छोटी दुकानें खुल गई थी। सामने एक मंदिर में घंटियां बजने लगी थी, जिसमें कई लोग सिर झुकाए खड़े थे, शांत और खामोश। रोजी रोटी की मशक्क़त में सड़क पर रिक्शा चलाते, ठेले खींचते, पीठ पर भार ढोते हुए दुबले पतले आदमियों व औरतों को देखना उसे अच्छा लग रहा था। भारत में इन आमजन के प्रति उसके मन में श्रद्धा भरने लगी थी। तभी डोर बेल बजने का स्वर उसके कानों में आया था। बेरा कॉफ़ी के साथ आज का पेपर टेबल पर रख गया। डोर बंद करके उसने पेपर को खोला। आसमान से उतरे फरिश्ते, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे इन शब्दों को नीचे नरीमन हाउस में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरे हुए सेना के कमांडो का बड़ा चित्र छपा था। वह उस चित्र को गौर से देखने लगी। फिर उसकी नज़र नीचे लाल अक्षरों में लिखी दूसरी खबर पर पड़ी, भारतीय सेना के 2 कमांडो शहीद। इस खबर के नीचे छपे उन दोनों कमांडो के चित्रों को वह ध्यान से देखने लगी। उसकी दृष्टि ताज होटल में शहीद हुए कमांडो पर आकर ठहर गई। गोरा रंग, काली आंखें, लंबी नाक व होठों पर सौम्य मुस्कान। इस मासूम चेहरे को वह तुरंत पहचान गई। वह वही कमांडो था जिसने आतंकी से उनकी जान बचाई थी। वह अपलक उसे देखने लगी। सहसा उसका मन अभिभूत हो उठा। देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी भर आया। कमांडो के प्रति उसके मन में श्रद्धा भर उठी। उसने बेड पर सोए हुए ब्रूस को जगाया और रोमांचित होकर उसे वह अखबार में छपे हुए चित्र को दिखाने लगी। देखो ब्रूस फरिश्ता, देखो ब्रूस फरिश्ता, ब्रूस देखो फरिश्ता। उसके साथ ब्रूस भी अखबार को गौर से देखने लगा। ताज होटल में शहीद हुए कमांडो की मासूम सूरत को देखकर वह भाव विह्वल हो उठी। उसकी दृढ़ता भरी वह आवाज़ फिर उसके कानों में गूंजने लगी,
नाउ यू आर सेफ मैडम, प्लीज़ कम विद मी। उसे एकटक देखते हुए उसकी आंखों में पानी छलछला आया और भारत के प्रति उनके मन में टूटा हुआ विश्वास फिर मजबूत होने लगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी 26 नवंबर। इसी तरह की एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।